नमस्कारम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आज हम एक बुक के बारे में बात करेंगे। चूँकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है और आज ही मेरा ध्यान इस बुक पर गया है, तो मुझे लगता है कि इन दिनों में इस बुक्स के बारे में बात करने से अच्छा क्या ही हो सकता है। तो ये बुक है लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, यानी कि जब आत्मा जगत के नियम। बिफोर आई एम सेइंग एनीथिंग, मैं इस बुक को लिखने वाले, इसके प्रति जिज्ञासा पैदा करने वाले, इसको पढ़ने वाले पाठकों और सभी के जो उनके प्रति भाव प्रकट करते हैं, उन सभी के भावों का सम्मान करती हूँ। और अगर मुझसे कुछ भी तो आई एम सॉरी। ओके, सो इस बुक की जो लेखिका है खौर्शीद भावनगरी जी है। ये पूरी बुक्स जो है द लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड, वो ऑटो राइटिंग बेस्ड है। तो इसकी मैं आज छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा होगा इसको पढ़ने के लिए। वैसे मैं अपने बारे में बताऊं ना, तो मैंने इस बुक को पढ़ा था फरवरी 2020 को। उसका अब आई थिंक शायद मेरे बर्थडे से पहले या स्टार्टिंग फरवरी में इसको। और सबसे अच्छी बात है ना, मैंने अपनी पूरी लाइफ में आई डोंट नो, मेरा जो स्कूल करिकुलम की जो बुक्स होती है ना, मैंने आज तक कभी खुद से कम्प्लीटली नहीं पढ़ा है। ये मेरी पहली बुक है जिसको मैंने उसको कंप्लीट उसके सभी पन्नों को पढ़ा है। मैंने जब पढ़ा था तब उसको मैंने ऑनलाइन रीड किया था, और बाद में 1-2 साल बाद फिर मैंने इस बुक को ऑर्डर करके मंगवाया, बिकॉज क्योंकि ये सिर्फ बुक नहीं है, एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। दैट्स व्हाई मैंने इसको ऑर्डर करके मंगवाया था। वैसे भी कोई भी स्पिरिचुअल बुक होगी तो वो एक ऊर्जा ही होती है, वो एक ऊर्जा ही होती है। तो उस हिसाब से भी है मेरा रोम ओके। सो हाँ, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इस बुक को है ना, अच्छा मैंने अपनी पूरी लाइफ में यही वो पहली बुक है जिसको मैंने उसको कम्प्लीटली रीड किया, वो तो ठीक है। बट मैंने इसको बुक को 1 डे एंड हाफ डे, 1.5 दिन के अंदर अंदर मैंने इस बुक को पूरा पढ़ा था। और एक सांस में मतलब थोड़ा सा गैप जो हमारा जो कामकाज का गैप होता है था, बस वो लिया था, फालतू कोई टाइम बिल्कुल भी लिया था। और फिर 1.5 दिन के अंदर अंदर मैंने इस बुक को पूरा कर दिया था। उस समय मुझे कुछ जानना था, तो ये मुझे बुक सजेस्ट हुई थी, और जो मुझे जानना था वो मैंने जान लिया। उसके बाद मैंने इस बुक को मंगवाया तो सही था, लेकिन जब से मंगवाया तो मेरे पास ऐसे ही रखा है। मैंने उसे कभी खोलकर, इवन आज तक, अभी तक मैंने उसको कभी खोलकर पढ़ा ही नहीं वापस। लेकिन आज ही मेरा इस पर ध्यान गया, मैंने कहा अभी चलो, वो चल रहे हैं श्राद्ध के दिन, तो इससे अच्छा तो क्या ही हो सकता है। इसकी मैं एक छोटी सी स्टोरी बनाती हूँ ताकि इंटरेस्ट पैदा हो के। वैसे ना मैं इसकी सीरीज लाऊंगी, कोशिश करूँगी, पढ़ो भाई तो लेकिन मैं उसको उस तरह से नहीं लाऊंगी। देखो, लिखने वाला ने लिख दिया, जिसको जो बताना था उसने बता दिया। अब उसका मैं जब मेरा पढ़ना था, डाउनलोडिंग होना था, हो गया, सब कुछ हो गया। अब लेकिन उस हिसाब से तो नहीं ला सकती, क्योंकि एक स्पिरिचुअल बुक है, और इसको ये ना, मतलब इसको बताने का तरीका में भी अलग हो सकता है, तो मैं उस तरीके से तो नहीं ला सकती ऑब्वियसली, क्योंकि ये आत्मसात करने वाली चीज़ें है सारे अंदर। और एक स्टोरी मुझे याद है अपने बचपन की, 4th-5th में इंग्लिश बुक में पढ़ी थी। मैं फटाफट से वो भी सुना देती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा टॉपिक से पूरे भटक गए हैं, लेकिन चलो अब भटक गए तो थोड़ा सा और भटक जाते हैं। तो 4th-5th क्लास में, आई डोंट नो वेयर, इंग्लिश बुक में एक स्टोरी थी जिसमें एक गांव के अंदर एक बाबा रहते थे, जिनके पास लोग अपनी समस्या को ले जाते थे सॉल्व कराने के लिए। तो एक बूढ़ी अम्मा थी और उसकी पोती थी। तो वो एक दिन वो उसको बाबा के पास लेके गई और फिर बोला कि मेरी जो पोती है ना, वो मिठाई बहुत खाती है। तो बाबा एक बार तो सुन करके एकदम ऐसे वो हो गए, स्तंभ हो गए, फिर चुप रहे। और फिर बोला कि आप है ना इसे 1 हफ्ते के बाद लेके आना। तो दादी बोला कि 1 हफ्ते के बाद क्यों, आप इसे अभी डांट लीजिए, आपको मानती भी है, आपकी बात मान भी जाएगी, आपसे डर के भी मान जाएगी, ऐसे भी मान जाएगी। तो लेकिन नहीं, आप 1 हफ्ते के बाद आप इसको लेकर आना।
तो उनकी जो बाबा के साथ जो चेले रहते थे उन्होंने पूछा कि आपने एक हफ्ते का टाइम क्यों दिया, आप तो इसे अभी भी कह सकते हैं ना कि मिठाई खाना गलत है, बच्चों के लिए दांत सड़ जाते वगैरह वगैरह, कुछ भी आप उदाहरण दे सकते थे। तो उन्होंने बोला कि आपको भी मैं ना एक हफ्ते बाद ही बताऊंगा। तो एक हफ्ते बाद वापस वो बूढ़ी अम्मा आई, तो फिर उन्होंने उस बेटी को वो बताया, उनकी जो पोती को ये कहा कि मिठाई नहीं खानी चाहिए, इसके ये नुकसान है, ये ज़्यादा मतलब नहीं खानी चाहिए ज़्यादा अमाउंट में, ऐसा नहीं कि आप इतना उसको नहीं खाना चाहिए, इसके ये साइड इफेक्ट है, ओके। तो फिर चलो उन्होंने बोला कि ये बात आप उस दिन भी बता सकते थे, आपने एक हफ्ते बाद क्यों बताया? तो उन्होंने कहा कि तुम सब जानते हो मैं खुद मिठाई का कितना बड़ा शौकीन हूँ। तो जब मैं खुद मिठाई खाता हूँ और ज़रूरत मतलब एक्स्ट्रा ही खाता हूँ ना, कि जितनी खानी चाहिए उससे ज़्यादा ही खाता हूँ, तो जब मैं मिठाई को खा रहा हूँ तो मैं किसी और को उपदेश कैसे सकता दे सकता हूँ कि मिठाई नहीं खानी चाहिए। तो एक हफ्ते में तुम लोगों ने भी देखा कि मैंने मिठाई को कम्प्लीटली छोड़ दिया और मुझे उसके भी इफेक्ट नज़र आए। तो वही इफेक्ट मैंने उसको भी बताया कि क्या सकारात्मक भाव क्या सकारात्मक चीज़ें उत्पन्न होगी उसको नहीं खाने से, और क्या होती थी जब मैं खाता था। तो दूसरों को प्रवचन देने से पहले खुद में वो आत्मसात होना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्लिक है मेरे जीवन में, तो मैं इसलिए उसको उस हिसाब से तो नहीं, लेकिन हाँ बुद्धिमत्ता के आधार पर मतलब नॉलेज की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से मैं इस बुक का विश्लेषण ज़रूर अपने हिसाब से जैसी मैं कर सकती हूँ उस हिसाब से एज ए बुक की दृष्टि से मैं इसकी सीरीज़ ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि इसमें बहुत बहुत ज्ञानवर्धक बातें हैं जो ज्ञान की दृष्टि से मैं बता पाऊँगी। बाकी ये सारी चीज़ें आत्मसात करने की और आपको फिर फरिश्ता बनाने वाली बात है। तो अभी धीरे धीरे फरिश्ते बन रहे हैं तो ओके। तो इसकी स्टोरी ये है कि वैसे तो खौर्शीद भावनगरी जी है जिन्होंने, ये जो लेखिका है जिन्होंने ऑटो राइटिंग करके इस बुक को लिखा। लेकिन इसमें एक शामक दावर करके भी लेखक है जिन्होंने आध्यात्मिक प्रश्न उनसे पूछे और जिसके आधार पर ये बुक बनी। अगर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूँ शामक दावर का, तो वो जैसे इस बुक में बताया गया है कि वो कहते हैं कि वो बचपन से ही आसमान में मेरी तरह टकटकी लगा कर देखा करते थे कि कहीं दूर आसमान में उनका घर है और वहाँ पे चांद सितारों में उनकी कोई सगे संबंधी रहते हैं, फरिश्ते रहते हैं जो उनका बहुत ख्याल रखते हैं, और वो भी उनसे मिलना चाहते हैं, ये भी उनसे मतलब बातें करना चाहते हैं। फिर धीरे धीरे वो वही जो है शामक दावर जैसे बढ़ाते कहते हैं कि जैसे वो बड़े हुए और उनकी जो ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को खोजने की जो जिज्ञासा है वो बढ़ती रही। फिर वो एक दिन मतलब जीवन के अपने दौर में शिरडी वाले साईं बाबा के मंदिर में गए और वहाँ उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें कोई आध्यात्मिक गुरु मिल जाए। तो उनकी प्रार्थना सफल हुई और फिर उन्हें एक महिला मिली जो कि थी खौर्शीद भावनगरी जी, और वो उनकी आध्यात्मिक गुरु बनी। खौर्शीद भावनगरी जी ने ऑटो राइटिंग द्वारा ये बुक कैसे लिखी, अब इसके बारे में बात करते हैं। तो इनके दो मुंबई में रहते थे ये और इनके पति रूमी भावनगरी, हाँ जितना नाम याद आ रहा है मुझे। और उनके दो बेटे थे विस्पी और रतु। तो विस्पी और रतु जो है ना वो मोटरसाइकिलिंग का बहुत ज़्यादा ऐसे इच्छा रखते थे, उनको बहुत ज़्यादा ओके। तो उनको बहुत ज़्यादा मोटरसाइकिलिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा ऐसी जिज्ञासा उनकी रहती थी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि मतलब बड़े होकर के उन्होंने गैराज ही खोल दिया, और वो मोटरसाइकिल की जितनी भी रैली होती थी जैसे जो रेस वगैरह होती है तो उसमें वो हिस्सा लिया करते थे, और ऐसा मतलब होता रहता है कि वो हिस्सा लेते रहते हैं। तो एक बार वो किसी रैली में हिस्सा लेना चाहते थे, तो उससे कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले ऐसे ही है, उन्होंने अपने मॉम डैड से बोला कि हाँ मैं ना उसका टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं, मतलब अब रैली में हिस्सा लेंगे तो उसकी पहले गाड़ी की मतलब टेस्ट कर लेना कि क्या अच्छा से हम उसमें हिस्सा ले कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे अपना अच्छा परफॉर्मेंस। तो विस्पर ऋतु दोनों ही टेस्ट ड्राइव के लिए मतलब उसकी प्रैक्टिस के लिए कह सकते हैं, रैली की प्रैक्टिस के लिए वो लेकर के गए। जैसा बताया गया है कि रात्रि के 8:30 को वो घर से निकले थे, और जो रतु था उनका बेटा, वो जैसे खौर्शीद भावनगरी जी बताते हैं कि जाने से पहले जब वो उनको मतलब बाय बाय कहने के लिए वो गाड़ी में बैठने से पहले जा रहे थे, तो वो उनसे एक बार गले मिले और फिर वापस आए, सीढ़ियों से उतर के वापस गए, फिर दूसरी बार भी गले मिले।
फिर वापस आए और तीसरी बार भी, तो इस तरह से, और उनको मतलब इस तरह से शायद उन्हें भी कहीं ना कहीं पता था कि अब शायद वो इस वर्ल्ड को छोड़ करके या अपनी मम्मा को छोड़ करके वो स्पिरिट वर्ल्ड में जाने वाले, तो कहीं ना कहीं से आत्मा को तो पता ही होता है, तो वो एक प्रकार से अपने प्यार को, भावों को मतलब इस तरह से व्यक्त कर रहे थे, और उन्हें भी नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। और उनकी मम्मा भी शॉक हो रही थी कि खुर्शीद भावनगरी जी की, उन्हें भी लग रहा था कि ये थोड़ा सा अलग लग रहा है कि ऐसे क्यों हो रहा है। वो इस तरह से बार बार सीढ़ियों से उतर के वापस आ रहे हैं, मुझे गले लगा रहे हैं, मुझे किस कर रहे हैं, मतलब अचानक से इतना प्यार था। उन्हें थोड़ा सा वो डर भी लगने लगा कि मेरे बच्चे बाहर जा रहे हैं गाड़ी लेकर के, तो वो भी बार बार कह रही थी कि प्लीज़ तुम मतलब अपना ख्याल रखना, ज़्यादा फास्ट में गाड़ी मत चलाना। नीचे उतरे, दोनों गाड़ी में बैठ रहे थे, तो उनके पिताजी भी उनको मिले, रूमी भावनगरी जी। उन्होंने भी उन्हें, जैसे सबके मम डैड कहते हैं कि भाई कहीं से जाओ, संभाल के जाओ, आराम से जाओ, सेफली घर लौट आना, क्योंकि सबको, क्योंकि अपनों को बहुत चिंता रहती है ना अपनों की, कि कहीं उन्हें कुछ हो ना जाए, भले उन्हें कोई कुछ ना हो जाए, लेकिन वो तो रहता ही है। ओके, जो भी है, तो ऐसा होता है ना कि हाँ कहीं कोई जा रहा है कहीं, तो भाई तुम आ जाना, सेफली जा भी जा रहे हो। तो ऐसे ही उनके मॉम डैड को ऐसा हो रहा था, कहीं ना कहीं से उनको भी अंदर से लग रहा है, डर लग रहा था, तो कई बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अपने माता पिता से प्यार उमड़ रहा था। एंड फिर ईश्वर की घटना कि फिर अगली सुबह 8 बजे तक भी वो वापस घर पे नहीं आए, तो उनके पेरेंट्स को और भी ज़्यादा चिंता होने लगी कि क्या है। फिर गैरेज से 2 मैकेनिक आए और फिर उन्होंने उनको बताया कि भाई जहाँ पे वो टेस्ट ड्राइव करेंगे, मतलब ड्राइव करने के लिए गए थे जिस एरिया में, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, उनके साथ उनका एक दोस्त भी गया था, और आई थिंक शायद 2 मैकेनिक भी साथ में थे। आई एम नॉट श्योर, बिकॉज मैंने उसे उस टाइम फरवरी 2020 में पढ़ा था, तो मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक उसको खोल के नहीं देखा है, तो हाँ शायद, तो वो भी साथ में थे। तो जब फिर रूमी भावनगरी जी ना हॉस्पिटल, जो उनके पिताजी हॉस्पिटल पहुंचे, तो जो उनके साथ गए थे, 3 व्यक्ति एक्स्ट्रा उनके साथ गए थे ना, विस्पी और रतु के, तो फिर उनको वहाँ जाके पता चला कि जो विस्पी और रतु है वो तो ऑन द स्पॉट ही स्वर्गलोक से धार गए, और जो बाकी उनके साथ थे 3 लोग, उनको बस हल्की हल्की चोटें आई थी बस। और वो वहीं फिर घर जाके जब वो खुर्शीद भावनगरी जी से मिले, तो उनसे पूछने लगी कि भाई मेरे बेटे का है। फिर उनको बताया कि जो भी है, कि इस तरह से वो तो वही दुर्घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद इस बुक्स में जब बताया गया है कि ऑब्वियसली जब आपका कोई अपना आपसे चला, आपकी ऑब्वियसली तो क्या हो सकता है, तो वो हम समझ ही सकते हैं। तो वैसे जैसे बुक में बताया है कि खुर्शीद भावनगरी जी और रूमी भावनगरी जी, क्योंकि उनके 2 बच्चे ही थे, और वो बताते हैं कि उनका ईश्वर से विश्वास ही उड़ गया था, कि उनके सबसे मतलब वही तो चीज़ थी उनके जीवन में, और वही उनसे छीन ली गई। जबकि वो ऐसे बताते हैं कि उन्होंने जीवन में कभी किसी को थोड़ा सा भी दुख नहीं दिया था। ऐसा सबको होता है ना अच्छे लोगों को कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। ये प्रश्न है ना, मैं बहुत बहुत पहले बहुत पहले, लाइक बहुत साल पहले, 10-12 साल पहले क्या करती थी। ये बड़े प्रश्न, बड़े अज्ञानता में ये प्रश्न उठते हैं। फिर धीरे धीरे आपको समझ आ जाता है कि आप अच्छे ही हो, डोंट वरी, सब अच्छा ही होगा। तो उसके बाद जैसे ही उनका 29वां दिन हुआ, 28 दिन पूरे हुए, 29वां दिन हुआ, तो उनकी जो एक पड़ोसी थी वो उनके पास आई, और उन्होंने उनको बताया कि वो किसी महिला सत्संग में गई थी, संगीत में गई थी। तो वहाँ पे एक महिला ने उनको बताया कि वो जहाँ जाती है वो कहीं कहीं होगी। तो उन्होंने 2 बेटे की कोई बात सुनी है कि 2 बेटे किसी एक्सीडेंट में मर गए हैं, और वो अपने माता पिता से संपर्क करना चाहते हैं। तो फिर खुर्शीद भावनगरी जी ने उस महिला के फ़ोन नंबर लिए, उनसे बात की, तो पता चला कि वो उनका जो भाई है वो गुजर चुका है, और उनसे वार्तालाप करने के लिए वो एक मीडियमशिप के पास जाती थी। तो मीडियमशिप का नाम था श्रीमती कपाड़िया जी, आई थिंक, हाँ शायद। तो फिर खुर्शीद भावनगरी जी ने श्रीमती कपाड़िया जी से संपर्क साधा, जो कि एक मीडियमशिप थी। मीडियमशिप क्या होता है, वी नो अबाउट इट, हम सब जानते हैं कि प्रकार का एक साइकिंग मीडियम होता है कि जिसके माध्यम से कोई
ऊपरी शक्तियाँ जो है या कुछ देवीय शक्तियाँ या जो सूक्ष्म शक्तियाँ उनके द्वारा, उनके मीडियम के द्वारा वार्तालाप करती है और आमजन तक उनके संदेश पहुंचा सकती है। तो वो जो है वो मृत्युजन जो भी है, जिसके भी परिवारजन से जिनकी भी मृत्यु होगी, तो वो जीवात्मा जगत से संपर्क साधती थी और एक आत्मा आह्वान बैठक करती थी जिसमें वो जिसके भी प्रियजन जो भी है उनसे वो बात करवाती थी मीडियमशिप बन करके। तो वो बीच में बैठे हुए थे और चारों तरफ उनमें सब जो भी लोग आए थे वो बैठे हुए थे। तो खुर्शीद भावनगरी जी भी बैठे हुए थे और जब उनकी बारी आई, जब उनके पास आए, तो उन्होंने एक ऐसा नाम बोला, आई डोंट नो, कुछ ऐसा है जो जिस नाम से वो अपने मम्मा को बुलाया करते थे, ऐसा नाम उन्होंने बोला। तो उनको विश्वास आया कि अच्छा ये वाला तो मेरे बेटे ही मुझे इस नाम से बुलाया करते और ये हमको ही पता है, बहुत बहुत घर का ऐसा कुछ शॉर्ट नाम होगा जिससे हम कुछ ऐसा नाम रखते हैं ना हम अपने प्रियजनों का। तो उनको विश्वास आया कि हाँ ये तो मेरे बेटे ही हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि हमको अपने माता पिता से पर्सनल में बात करनी है, इस तरह से ग्रुप में बात नहीं करनी है। तो फिर श्रीमती कपाड़िया जी ने उन्हें एक और मीडियमशिप का नाम बताया, आई डोंट नो उनका नाम क्या था, ताकि वो उनसे और भी ज़्यादा पर्सनल सेशन कह सकते हैं ना, एक तो ग्रुप सेशन होता है, एक पर्सनल सेशन ले सके। तो फिर वो श्रीमती खुर्शीद भावनगरी जी जो है वो उनसे संपर्क साधा, वो भी एक मीडियमशिप करती थी और फिर उन्होंने कुछ महीने तक उन्होंने उनसे वार्तालाप की और फिर उन्होंने बताया विश्वरतु ने कि आप बिल्कुल भी हमारी चिंता न करें, हम ईश्वर की यही इच्छा थी कि हम जीवात्मा जगत में पहुंच गए और हम यहाँ पे बहुत खुश है और आप भी खुश रहे और यही ईश्वर की इच्छा है और आपको भी अपने जीवन में आध्यात्मिक कार्य करना है। इस तरह से उनको एक मोटिवेशन दिया और फिर उनसे ये भी कहा कि हम आपको मतलब आपके थ्रू कुछ आध्यात्मिक चीज़ें करवाना चाहते हैं, मतलब लोगों का और भी ज़्यादा कल्याण करवाना चाहते हैं। इसके लिए आपको एकाग्र होने की, वापस दिव्य दृष्टि वाली बात आ जाती है। हाँ, मतलब एकाग्रता आपको लानी होगी ताकि हम आपसे संपर्क साध सकें, क्योंकि ऑटो राइटिंग में भी अगर कोई आपसे कोई आपसे कुछ, जैसे कि ये भी सिद्धियों के आधार से ही होता है, सिद्धि इन द सेंस ऑफ ये वो वाली चीज़ होती है जिसमें मतलब लिख आप रहे होते लेकिन लिख नहीं आप रहे होते हाथ आपके होते हैं लेकिन ना थॉट आपकी होती है, ना बुद्धि आपकी काम करती, कुछ भी नहीं है, सिर्फ तो मैं ऑटो राइटिंग के बारे में फिर कभी बताऊंगी कि वो कैसे होती है, किस तरह से होती है। तो फिर विस्पी और ऋतु से जो उन्होंने एक महीने तक, तो उन्होंने वहीं पे कुछ महीने तक तो उन्होंने उन मीडियमशिप के थ्रू ही बात किया। फिर उन्होंने उनसे कहा कि आप एकाग्र हो जाइए ताकि हम बिना मीडियमशिप के आपसे सीधा ही संपर्क साध सके, किसी मीडियमशिप की ज़रूरत नहीं पड़े। और फिर उन्होंने जैसे जैसे उनको बताया गया कि आप एकाग्रता को साधिए और इस प्रकार से फिर उन्होंने ध्यान एकाग्रता को साधा। तो फिर उनसे डायरेक्ट ही उनसे वार्तालाप होने लगी और वो जो उसका भी एक मीडियमशिप बना वो है ऑटो राइटिंग। मतलब डायरेक्टली कैसे, ऐसे तो कैसे बात होगी, वो देखो बहुत सारी तकनीकी होती है ना, स्वप्न के माध्यम से हो सकता है, विजन के माध्यम से हो सकता है, तो ऑटो राइटिंग भी एक ऐसा ही एक प्रकार होता है। तो उसके माध्यम से फिर उन्होंने डायरेक्टली बिना किसी अन्य मीडियमशिप के डायरेक्टली उन्होंने उनसे अपने बच्चों से वो बात कर पाते थे। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि वो उनके थ्रू वो मतलब पूरी तरह से अपने आप को हैप्पी और पीस स्टेज में ला रहे, क्योंकि जीवात्मा जगत में वे दोनों ही बहुत खुश है और अपनी आध्यात्मिक प्रगति पर लगे हुए हैं और उन दोनों के माध्यम से वो ऐसा कुछ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उनके माध्यम से काम करवाना चाहते हैं ताकि सबका कल्याण हो सके। तो इसी बीच जैसे बुक्स में बताया कि 25 वर्षों तक शामक दावर जी उनके संपर्क में रहे, खुर्शीद भावनगरी जी के, और इसी बीच ये बुक्स भी बनी होंगी और प्रकाशित का भी मुझे इसका तो पता नहीं है। और शामक दावर की भी जो बचपन की सारे जो प्रश्न रहे होंगे, जो भी उनकी जिज्ञासा रही होगी, वो सब भी उन सब का भी, क्योंकि एक आध्यात्मिक यात्रा पर जो व्यक्ति रहते हैं, और क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है कि आपको आपके प्रियजनों से संपर्क साथ मतलब बात करवा दी, आपको आपके
जो भी इच्छाएं है छोटी मोटी उसको पूर्ण करवा, उसको बोल दिया ये हो जाएगा वो जाएगा, होता है वो तो एक अलग चीज़ है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना कि आप एक यात्रा पर होती है, एक आध्यात्मिक यात्रा पर हो, और ऐसे व्यक्तियों के लिए ना, ऐसे लोग शांति का भरा हुआ बड़ा सा समुद्र होता है, जिसके सामने बैठ कर के जो जो अनुभव आपको प्राप्त होता है, वो ये समझ सकता है जिस पर बीती हुई होती है। तो ऐसे लोगों के लिए ऐसे लोग क्या ही हो सकते हैं, तो वो मैं समझ सकती हूँ। तो उन्हें भी अपने बचपन की इतनी भी जिज्ञासा रही होगी, वो सारे प्रश्न, और भी जो मतलब एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड यात्रा पर जो होते हैं, एक आम सवाल भी मतलब है वैसे तो, पर सबकी जिज्ञासाओं का इसमें पूरा निचोड़ है कि जो भी इस स्पिरिचुअल यात्रा पर हो या चाहे ना हो, बहुत सारे सवाल तो सबके उठते ही हैं। तो उसमें उन ऐसे सभी सवालों को लिया गया है और उस सवालों के जवाब विस्पिरतु के द्वारा दिए गए हैं। ऑटो राइटिंग में कौशिक भावनगरी जी द्वारा लिखे गए हैं। कुछ सवाल श्यामक दावर जी के भी होंगे, कुछ अन्य के भी होंगे, और इस प्रकार से इस पूरी बुक का निर्माण किया गया है। तो वैसे जो बच्चे अवेकनिंग के प्रोसेस में होते हैं, उनके पास तो कब क्या कौन सी बुक पहुंचनी है वो तो स्वतः ही पहुंच जाएगी। मुझे याद है कि जब सारे लोग है ना द सीक्रेट बुक करके यूट्यूब पे उस पर बमबारी हो रही थी, मतलब सब लगे पड़े थे उस पर, उस वक्त मेरा मन इस पे गया था। सीक्रेट बुक आई थिंक शायद मैनिफेस्टेशन पर काम करती है, मे बी, इतना पता नहीं, शायद, है ना, वो उसी की 333 ये 444 शायद उसी की टेक्निक्स है। उस समय वो भी क्या दुनिया थी उस समय, बहुत ज़्यादा, अभी भी हो रहा होगा, बट मेरा वीडियोस अब वो सामने नहीं आता है ना। तो उस समय 333 444 पता नहीं क्या क्या था, 3 दिन तक वो लिखो और 7-11 दिन तक ये करो। और मुझे मैनिफेस्टेशन पर्सनली आई डोंट नो, पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आता। हालांकि मैंने ये टेक्निक्स उस समय मेरी कोई एक डिज़ायर्स रही थी ऑब्वियसली, और मैंने उस पर ट्राई भी किया था, और बेमन से मतलब बिना विश्वास के ट्राई किया था, क्योंकि मैं वहीं अटकी पड़ी थी ना कि भाई इसमें कहा आता है कि आप हाई वाइब्रेशन में रहो और उस डिज़ायर को क्रिएट करो, उसको लिखो, फिर छोड़ दो। मैं कहती हूँ मुझे यही बात समझ नहीं आती है कि अगर मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ तो मेरी कोई डिज़ायर नहीं है, और अगर मेरी डिज़ायर है तो फिर मैं हाई वाइब्रेशन में नहीं हूँ। ये मुझे अपने लिए, मैं ऐसा नहीं कहती कि सबके साथ ऐसा होगा, मुझे आज तक ये चीज़, इस पर मैं संतुलन नहीं बिठा पाई। जब मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ तो भाई नहीं है कोई डिज़ायर, फिर तो कोई डिज़ायर ही नहीं है मेरी, और जब डिज़ायर है तो मैं काहे की हाई, तो मैं नहीं कर पाती मैनिफेस्टेशन। तो इसका ये भी कारण हो सकता है कि शायद आपकी ये पता लगे कि आपको चाह रहे हो कि ऐसा हो जाए, तो वो हो जाएगा, वो चीज़ अलग है। बट आप किसी चीज़ के लिए पेपर पेन लेकर के फिर उस टेक्निक्स को कर रहे हो, वो इच्छा पैदा करते हुए, तो इच्छा भी पैदा करनी है और हाई वाइब्रेशन में रहना, तो ये इसका बैलेंस मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं होता है, मुझसे नहीं हुआ, मुझसे नहीं होता है। चलो मैनिफेस्टेशन में कहाँ आगे, टॉपिक सदैव भटक गए, इस बुक्स के बारे में बात कर रहे थे ना। तो हाँ, तो उस वक्त उस पर चले थे, तो मैं इस बुक्स पर आई थी। जो लोग अवेकनिंग पर अपनी की यात्रा में, हालांकि आज तो ऐसा ही हो गया है कि सबको 2 मिनट में ही सब कुछ समझ आ जाना है, क्योंकि सब ऑलरेडी सब समझ चुके हैं। बट इसमें क्या होता है कि हाँ, अवेकनिंग का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप कितनी सारी बुक्स आप पढ़ रहे हो, या आप कितने सारे मंत्र जाप कर रहे हो, या कितने सारे ये वो साधना, नहीं, ये सब नहीं होता। ये सब सारी चीज़ें ना बात की चीज़ है। तो उस समय तो बस यही होता है कि हम बस नहीं इसमें से कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, हम बस वो चीज़ खोज रहे होते हैं जो भीतर चल रही होती है। तो जैसे कि मैं थोड़ा सा बताती हूँ अपने अनुभव से। अच्छा, ये ऐसा होना चाहिए बट मैं तो ऐसी ही हूँ, अच्छा ऐसा होना चाहिए बट मैं तो ऐसी ही हूँ, अच्छा वैसा होना चाहिए बट मैं तो वैसी ही हूँ। तो इस तरह से ये ऐसे टिक मार्क मिलते हैं जो आपको एक बूस्ट पैदा करता है, एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है, या एक अपने आप को समझने का बेसिकली, क्योंकि अवेकनिंग में अपने आप को समझना वही चीज़ होता है। तो उसके लिए आपको वो ग्रीन मार्क, ग्रीन टिक मिलते जाते हैं कि हाँ हाँ सही चल रहे हो। क्योंकि विश्वास करना मेरे जैसा
मैं इतनी ज़िद्दी अड़ियल इंसान हूँ। मैं विश्वास चलो जो भी है। मैं हूँ। ओके जो भी है, तो ये ऑब्वियसली श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो बेस्ट बुक है ये, हर किसी को पढ़ना चाहिए। और मैं इसको कोशिश करूँगी भोलेनाथ कि मैं इसकी अच्छे से ज्ञान के रूप में इसका एक अच्छा सा सीरीज़ लेके आऊँ मस्त, बहुत सारी इसकी वीडियोस लेके आऊँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी चीज़, इसमें सारी की सारी बात बताई, इसमें आकाशिक रिकॉर्ड्स, ये जो बातें होती है ना, और फिर अच्छा इसमें ट्विन फ्लेम के बारे में भी बताया गया है, ये कंफर्मेशन देता है ये बुक। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, कैसा क्या होना चाहिए, स्पिरिट वर्ल्ड में क्या होता है, कैसे ईश्वर से बात कर सकते हो आप, कैसे आप अपने प्रियजनों से बात, सब कुछ है इसके अंदर, सब कुछ है। और मुझे इतना रिकॉल नहीं आ रहा है कि मैंने फरवरी 2020 में पढ़ा था, मैं इसको दोबारा पढ़ने का सोच रही हूँ, तो मैंने कहा जब पढ़ ही रही हूँ तो मैं इसकी सीरीज़ ज्ञान के तौर पर ला सकती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाऊँ। और बाकी इस बुक्स को ऑब्वियसली सबको पढ़ना चाहिए, ऐसा तो नहीं कह सकती ना, मैं कौन होती कहने वाली, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, कोई भी पढ़ सकता है, और जिसके पास पहुँच नहीं हो उसके पास तो पहुँच ही जाएगी, और इसमें बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो हमारे कौशल भावनगरी जी और विस्पिरतु के साथ हम आज की इस सभा का यही समापन करते हैं। बाकी मैं दोबारा कहती हूँ कि इस बुक्स को लिखने वाले, इसके प्रति भाव रखने वाले, और इसके जो भी राइटर्स रहे हैं, और जो जीवात्मा है, जो एंजल्स इस बुक्स के प्रति समर्पित रही है, मतलब जिनके माध्यम से ये बुक्स बनी हैं, और इसको पढ़ने वाली सभी पाठकों का, सभी के भावों का सम्मान करती हूँ। और मैं बहुत चुलबुली लड़की हूँ, तो मुझसे अगर कुछ भी तो आई एम सॉरी। नमस्कारम।